नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को सबसे पहले समझते हैं। सब कुछ काफी ज्यादा है आज, जो कि अगले आधे घंटे में आपको बताना है। कोरोना से जुड़े मामलों पर भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए एशियाई बाजार की शुरुआत जो है यहाँ पर बिकवाली के साथ करीब 75 अंकों की गिरावट। एसजीएक्स निफ्टी में आप देखेंगे 14,997 के स्तरों पर यहाँ पर कामकाज देखने को मिल रहा है। इस समय जापान के बाजार में भी हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव है और डाउ फ्यूचर्स करीब 40 अंक कमजोर होकर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस बीच शुक्रवार को अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, डाउ और एसएनपी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहे। अच्छे लेवल्स पर क्लोजिंग दिखी। डाउ में करीब 300 अंकों का उछाल रहा। एसएनपी में हम देख रहे हैं लगातार 7 ट्रेडिंग सेशन से नए लेवल्स पर कामकाज, उच्चतम नए शिखर पर कामकाज देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए अब एशियाई बाजार में जो सुस्ती देखने को मिल रही है और साथ ही अमेरिकी बाजार का ट्रेंड तो मजबूत रहा ही शुक्रवार के दिन। इस संकेत को समझते हुए आज ग्लोबल मार्केट सेटअप कैसा है जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। जिस तरह से हम देख रहे थे कि फ्राइडे को भारतीय बाजारों की क्लोजिंग हुई, उसी के हिसाब से अगर आप देखें तो वहां से अमेरिकी बाजारों में तो बहुत ही अच्छी बढ़त रही है। जो उस समय डेटा आ रहा था उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा एक्शन रहा है। पर ऑफ कोर्स हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से आप देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी पर फिलहाल काफी बड़ा दबाव बना हुआ है। नतीजे शुरू हो रहे हैं भारत में, नतीजे शुरू हो रहे हैं बाकी देशों में भी, तो ये नतीजों के लिए काफ़ी अहम हफ्ता रहेगा। यूएस के दिग्गज बैंक्स जैसे कि जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे आएंगे। साथ ही सबसे बड़ी एयरलाइन डेल्टा और पेप्सी के भी नतीजे यूएस में आने वाले हैं। इसके अलावा मार्च की रिटेल महंगाई दरें और साथ ही रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे। और चीन की Q1 जीडीपी डेटा यानी कि जैन टू मार्च तिमाही का जीडीपी डेटा फ्राइडे को आएगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा रिकवरी के लिहाज से लेकर। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में दमदार एक्शन आपने देखा। डाउ 300 अंक उछलकर बंद हुआ। नए रिकॉर्ड्स डाउ और लगातार 7वें दिन नया रिकॉर्ड्स S&P 500 ने भी बनाया है। टेक्नोलॉजी शेयर्स में पिछले हफ्ते बढ़िया रिबाउंड रहा और हमने देखा कि फ्राइडे को भी आधे % की तेजी नैस्डैक में आपको आती हुई दिखी। इसके अलावा इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स और बैंक्स, वहां पर भी आपने तेजी का ही माहौल देखा है। हालांकि ये जो यूएस की बॉन्ड डील है 10 ईयर्स की, वहां पर हल्की सी बढ़त आती हुई दिख रही है। साप्ताहिक बेरोजगारी दावे अनुमान से खराब रहे। 7,44,000 पर आए, अनुमान 7 लाख के नीचे का था। पर पिछला हफ्ता यूएस बाजारों के लिए अच्छा रहा। S&P 500 2.5% ऊपर था, नैस्डैक 3% ऊपर था और डाउ भी 2% ऊपर ही रहा। यूरोप की बात करें तो यहां पर पिछला हफ्ता काफी मजबूत रहा। हालांकि फ्राइडे को हमने मिला जुला एक्शन देखा। आज से यूके में कोरोना के प्रतिबंधों में कुछ ढील दी जा रही है। इकोनॉमी से रीओपनिंग के काफी सारे एरियाज पर रीओपन किया जाएगा, तो वहां पर आज शाम को एक्शन आते हुए आपको दिख सकता है। साथ ही कच्चा तेल दायरे में ही रहा। फिलहाल आप देख रहे हैं थोड़ा रिबाउंड आया है। ब्रेंट $63 के करीब दिखेगा। सोना 1 महीने की ऊंचाई से फिसला है और डॉलर इंडेक्स में आपने रिबाउंड आते हुए देखा है। ओके, तो चलिए ग्लोबल मार्केट सेटअप तो ये है ही, लेकिन दीपांशु, देश में कोरोना का डर या कहें कहर फिर से दिख रहा है। हमने सोचा नहीं था कि कोरोना का अपडेट आपसे फिर लेंगे, लेकिन अब क्योंकि स्थिति इतनी खराब है, बताएं कोरोना के ताजा आंकड़े क्या कह रहे हैं। बिल्कुल मानसी, और हम देख ही रहे हैं कि पिछले हफ्ते 10 दिनों से रोज कोरोना के मामले रिकॉर्ड आंकड़े आते हुए देख रहे हैं और रोज वो मामले बढ़कर ही आ रहे हैं जहां तक नए मामलों का सवाल है। अगर आप उन राज्यों की बात करें जहां पर हालात सबसे बिगड़े हुए हैं तो सबसे ऊपर आता है महाराष्ट्र, जहां पर हमने 63,000 से ज्यादा नए मामले आते हुए देखे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज्यादा मामले दिखे। दिल्ली में कल एक दिन में 10,000 से ज्यादा बल्कि ऑलमोस्ट 11,000 नए मामले आपके सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में भी 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आते हुए देख रहे हैं। जो संडे के मामले थे वो 1,70,000 आए हैं अब तक का रिकॉर्ड। पर हम देख ही रहे हैं कि पिछले हफ्ते 10 दिनों से हर दिन नए रिकॉर्ड्स ही लगते हुए दिख रहे हैं। 3 दिनों में देखें तो 4,65,000 से ज्यादा नए मामले सामने आते हुए दिखे हैं और 5 से 11 अप्रैल में हफ्ते के रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 9.5 लाख मामले आपको दिखे हैं। तो काफी गंभीर सिचुएशन होती हुई दिख रही है। यही नहीं, इसके साथ मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ते हुए दिख रहा है। 10 अक्टूबर के बाद हमने देखा है कि पहली बार एक दिन में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो ये काफी खराब आंकड़ा रहा है। तो चिंता जरूर बढ़ रही है। महाराष्ट्र सबसे आगे है, पर बाकी राज्यों में भी काफी तेजी से नए मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो काफी तेजी से नए मामले यहाँ पर हम बढ़ते हुए कोरोना के देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार जान लेते हैं शुक्रवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े हैं करीब 654 करोड़ के। 654 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस ने करी है। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस ने 78 करोड़ की खरीदारी की है।
डीआईएस की कैश मार्केट में 271 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे, तो क्लियरली कैश मार्केट में तो एफआईएस डीआईएस की बिकवाली है, वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से खरीदारी देखने को मिल रही है। चलिए इन तमाम संकेतों को समझते हुए भारतीय बाजार के लिए हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में आप क्या करेंगे, पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, ये जान लेते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से संकेत हम देख रहे हैं, अमेरिकी बाजार शुक्रवार को ठीक ठाक बंद हुए, एशियाई बाजार की सुस्ती के साथ ओपनिंग है, लेकिन सर कोरोना के बढ़ते मामले और एफआईएस डीआईएस के जो नंबर्स हैं उन्हें कैसे समझें, फिर आज के लिए क्या रणनीति अपनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, वैसे तो ग्लोबल मार्केट्स बहुत ही मजबूत है, लगातार 7वें दिन S&P ने नया रिकॉर्ड बनाया, तो वहां से तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों का थोड़ा सा डर है और एसजेएक्स निफ्टी शायद इसी वजह से लाल निशान में आपको नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो ऊपर 15,000 के आसपास के लेवल जहां पर पहुंचते ही बाजार में थोड़ी बिकवाली आती है, ट्रेडिंग रेंज का ऊपरी सिरा है। दूसरा ये कि एफआई की बिकवाली भी हल्की फुल्की होती दिख रही है, खरीदारी हो रही है तो भी काफी मामूली है, तो फ्लोज उतने मजबूत नहीं है और उसके ऊपर कोरोना का मामला है, तो ये बाजार में अपसाइड को लिमिट करेंगे, बहुत ज्यादा तेजी होने नहीं देंगे। जहाँ तक गिरावट का सवाल है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए बाजार बहुत तेजी से गिरेंगे, इसकी संभावना भी थोड़ी कम है। लेकिन फिलहाल एक चीज साफ है कि जब तक ये कोरोना के मामले काफी बढ़कर आ रहे हैं, तब तक बैंकिंग शेयरों के लिए, एनबीएफसी शेयरों के लिए टिक पाना और ऊपर बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो एक्चुअली गिरावट या कमजोरी वहीं से आती दिखेगी। तो आपको कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बाजार में मजबूत दिखेंगे, मसलन फार्मा, आईटी वगैरह, लेकिन कमजोरी आपको बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों में दिख सकती है। तो ऐसे में आपको फोकस करना है इंडेक्स में 14,650, 14,675 लेवल पर। ये आज के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और 14,900 के ऊपर बिकवाली आती है, 14,925, 14,975 परफेक्ट रेंज है बिकवाली करने के लिए आज से। बैंक निफ्टी के लिए 32,150 आखिरी सपोर्ट रेंज है, यहाँ पर रुक पाते हैं तो ठीक, और अगर यहाँ से नीचे गिरते तो काफी बड़ी रिस्क बैंक निफ्टी पर आगे और खुलती दिखती है। तो 32,000 आखिरी सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 32,775, 32,975 बैंक निफ्टी पर बिकवाली के लिए अच्छे लेवल से जिन पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामले आते हुए दिख रहे हैं, इसका सीधा असर किन सेक्टर्स पर पड़ेगा ये भी अनिल सर ने हमें बताया। बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस, हम यहाँ पर देख सकते हैं बैंक्स, एनबीएफसीज में वीकनेस आती हुई देखने को मिल सकते हैं। फार्मा, आईटी जैसे क्षेत्र हैं जो कि स्ट्रेंथ दिखाते हुए हम देखेंगे। सपोर्ट रेंज 14,650 से 14,675 निफ्टी के लिए होगी। वहीं निफ्टी की ऊपरी रेंज की अगर बात करें 14,925 से 14,975 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर काम करेंगे। बैंक निफ्टी आप देखिए 32,000 से 32,150 इस दायरे को मानकर चल सकते हैं सपोर्ट के तौर पर। वहीं 32,775 से 32,975 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी जोन का काम करेंगे। चलिए अब खबरों वाले शेयर्स दीपांशु से जानते हैं। दीपांशु बताएं। नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है और बाजार के दिग्गज टीसीएस के नतीजे आज आने वाले हैं, तो सबसे पहले तो वहीं पर आपकी नजर रहनी चाहिए। साथ ही फाइनल डिविडेंड पर भी डिसीजन आ सकता है। हिंदुस्तान कॉपर क्यूआईपी के फाइनल इशू साइज और प्राइस पर आज बोर्ड बैठक है। आपको याद होगा 126 के करीब इनका फ्लोर प्राइस है क्यूआईपी का। एनआईटी लिमिटेड आज से 18 तारीख तक इनका बायबैक खुला रहेगा। 240 पर शेयर के भाव पर कुल 237 करोड़ रुपए का बायबैक है। फरवरी आईआईपी और मार्च सीपीआई का डेटा आने वाला है। साथ ही सीएम का डेटा आएगा मार्च महीने के लिए और पूरे FY21 के लिए, तो ऑटो स्टॉक्स पर भी नजर रहनी चाहिए। मैक्रोटेक डेवलपर्स आईपीओ अपडेट फाइनली पूरा सब्सक्राइब हो गया। आखिरी दिन पर आईपीओ का फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर आ रहा है 1.36 टाइम्स, जिसमें से क्यूआईबी पोर्शन 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है, पर रिटेल पोर्शन 50% से कम इसका सब्सक्रिप्शन है, सिर्फ 40% है। और अनिल जी ने राय भी दी थी कि इस आईपीओ से लिस्टिंग गेन के लिहाज से तो एटलीस्ट दूर ही रहना चाहिए। इन्फोसिस भी फोकस में रहेगा। 14 तारीख को इनके नतीजे आ रहे हैं, पर साथ ही कल कंपनी ने अपडेट दिया है कि नतीजों के साथ साथ बायबैक पर भी निर्णय लिया जाएगा। तो नतीजे, बायबैक, डिविडेंड तीनों का डिसीजन आपको आने वाला है 14 तारीख को। इन्फोसिस पर नजर रखिए। कैडिला, सिप्ला, जुबिलेंट फार्मोवा, डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनीज फोकस में रहेंगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से सरकार ने रोक लगा दी गई है। देश भर में कोरोना मामले बढ़ने से शॉर्टेज हो रही है इस दवाई की। आपको याद होगा पिछले हफ्ते सरकार ने इन सभी कंपनीज को कहा था कि अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। अब अपडेट यह है कि इसके एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से सरकार ने रोक लगा दी है।
सोलारा एक्टिव फार्मा, इन्होंने ऑरोरा लाइफ साइंसेज के साथ अमेलगमेशन को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, यानी कि मर्जर को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद ऑरोरा के शेयर होल्डर्स की सोलारा में 27% की हिस्सेदारी हो जाएगी। करार के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्योर प्ले यानी कि सिर्फ एपीआई और क्रैम्स बनाने वाली कंपनी सोलारा हो जाएगी। दो सब्सिडरीज हैं ऑरोरा की, एमरेपियन और हाइड्रा, इसका भी कंपनी के साथ विलय हो जाएगा और सोलारा का ऑरोरा में 67% हिस्सा रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स डील है, पर यह काफी बड़ा अपडेट है। साथ ही नैटको फार्मा पर रखिए नजर, क्योंकि इब्रूटिनिब के जेनेरिक को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। ये अगर आप देखें तो यूएस में इस दवा की सेल्स $370 करोड़ पर साल की हैं और कंपनी और इस ड्रग का इलाज ब्लड कैंसर में होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नैटको के लिए। टाटा कम्युनिकेशंस मिडिल ईस्ट क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहरीन इंटरनेट एक्सचेंज के साथ इन्होंने करार किया है। बलरामपुर चीनी कंपनी अपनी क्षमता विस्तार बढ़ा रही है, खर्चा बढ़ा रही है, 105 करोड़ रुपए से केपेक्स को बढ़ा रही है। 320 किलो लीटर प्रति दिन की क्षमता का डिस्टिलरी प्लांट कंपनी लगा रही है। पहले 320 करोड़ का क्षमता विस्तार प्लान था, अब उसे बढ़ाकर 425 करोड़ कर दिया है। और फाइनली क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, यहाँ पर Q4 बिजनेस अपडेट आया है, काफी मजबूत अपडेट रहा है। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो में हमने 17.5% की बढ़त देखी है। टोटल डिस्बर्समेंट्स में हमने 42% का उछाल देखा और सबसे अहम आंकड़ा कलेक्शन एफिशिएंसी 97% की रही है। तो काफी मजबूत अपडेट क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की तरफ से। ओके दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रहेगा और साथ ही नतीजों का सीजन जो है पूरे जोश में शुरू होने की तैयारी है। यहाँ पर आज बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजों के साथ निफ्टी के नतीजों की शुरुआत हो जाएगी। चलिए नतीजों से पहले आपको बताते हैं कि टीसीएस के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है। कुशल हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आप देखिए टीसीएस के जो नंबर्स हैं वो बेहतरीन साइड पर रहने का अनुमान कर चल रहे हैं हम, क्योंकि ये कंपनी की अगर आप कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखेंगे तो करीब 4.25% की बढ़त हम अनुमान करके चल रहे हैं। और साथ ही जो कंपनी की डॉलर आय है वहाँ पर 5% का इजाफा हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनकी जो पोस्ट बैंक और साथ ही जो प्रूडेंशियल के साथ डील्स हुई थी उससे कहीं ना कहीं आय में हमें सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही कंपनी की मार्जिन भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 26.6% से बढ़कर 27% की मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है उसका इंपैक्ट जो है इसमें 9.5% की ग्रोथ के साथ आता हुआ नजर आएगा और 9540 करोड़ का मुनाफा जो है कंपनी पोस्ट करती हुई नजर आ सकती है। अब आगे के लिए ये देखना जरूरी होगा कि FY22 में किस तरह का प्राइसिंग सिनेरियो जो है कंपनी कोट करती है और साथ ही जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील्स ये कन्वर्ट कर रही हैं वहां पर आगे के लिए क्या आउटलुक है और खासकर BFSI सेगमेंट वहां पर किस तरह का आगे के लिए प्रदर्शन जो है हमें देखने को मिलता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही जो IT इंडस्ट्री की मांग है वहां पर किस तरह के संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। इंटायरली ओवरऑल इंडस्ट्री का जो आउटलुक है वो आज आपको टीसीएस के नतीजों से आता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये नतीजों से पहले अनुमान हमें बताने के लिए। तो टीसीएस के नंबर्स के साथ निफ्टी के नंबर्स की शुरुआत होगी और ये हफ्ता पूरा आईटी सेक्टर के नाम तो होगा ही, क्योंकि आईटी स्पेस से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिसके नतीजे आते हुए हम इस हफ्ते देखेंगे। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ऑप्शंस की दमदार रणनीति हर रोज बताते हैं। चलिए ताजा रणनीति क्या है आपको बता देते हैं। L&T इन्फॉर्मेटिक तो आप 4400 की कॉल जो करीब 188 रुपए पे बंद हुई, उसको मैं चाहूंगा कि हम वहां पे न लें, थोड़ा इंतजार करें। 175 रुपए तक अगर मिले तो लेंगे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 145 का और टारगेट रखेंगे 225 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक है ITC, वो फ्लैट क्लोज हुआ है, उसमें कोई बहुत ज्यादा रिस्क नजर नहीं आता है। तो अप्रैल का सीरीज का 215 की कॉल आप लें, जो 4.80 रुपए पे क्लोज हुई है वहीं पे लें। स्टॉप लॉस रखें 3.5 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 7.5 रुपए। ओके तो चलिए दो कॉल्स L&T इन्फोटेक वहीं ITC पर आपको मिलती हुई, दोनों खरीदारी की राय शर्मा जी की तरफ से। L&T इन्फोटेक अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 4400 की कॉल खरीदने की राय है। 225 के लक्ष्य को मानकर चले 145 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। वहीं ITC अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 215 की कॉल खरीदने की राय, टारगेट 7.50 रुपए, वहीं स्टॉप लॉस 3.50 रुपए का जरूर लगाएं। यहाँ पर भी खरीदारी की कॉल। तो ऑप्शंस की दो दमदार रणनीति आपके पास। लेकिन चलिए अब आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल आपको बताते हैं। एक कॉल है ओबरॉय रियल्टी पर चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से। कैश मार्केट में खरीदारी की राय है ओबरॉय रियल्टी पर
630 के टारगेट्स को मानकर चलें। 570 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ध्यान रखिए, रियल एस्टेट स्पेस में आए दिन हम खबरों के दम पर एक्शन देखते भी हैं और इसी के चलते रियल एस्टेट से जुड़े स्टॉक्स जो हैं वो काफी एक्शन में रहते हैं। ओबराय रियल्टी चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की राय, 630 के टारगेट्स को मानकर चलें। चलिए हमारे साथ अब सेंट्रम ब्रोकिंग के एवीपी इक्विटी टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया, करंट लेवल्स काफी हम कुछ देख रहे हैं, विदेशी बाजार से भी आता हुआ भारतीय बाजार में भी कोरोना के आंकड़े भी हैं जो कि परेशान कर रहे हैं। क्या लगता है भारतीय बाजार के लिए हफ्ता, आज का दिन कैसा रहेगा? गुड मॉर्निंग टू यू मानसी जी। मानसी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले सप्ताह हमने देखा एक रेंज बाउंड कारोबार हमको देखने को मिला था। उसी मुताबिक हमको भी लग रहा है कि इस सप्ताह भी एक रेंज बाउंड मूव हमको देखने को मिल सकता है। हालांकि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 14,700 14,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से कोई गिरावट होती है तो निचले स्तरों से हमको फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। वहीं अगर ऑन द हाई साइड अगर हम देखें तो मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 15,000 का है। जो फ्रेश मोमेंटम बनेगा वो 15,000 के ऊपर का बनेगा। तो मेरी सलाह ये होगी कि यहाँ पे अगर कोई गिरावट होती है तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप की रणनीति के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड 15,000 के ऊपर का मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में 14,750 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए बाय ट्रेड कॉन्ट्राबैक ली जा सकती है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो अगर 14,750 के नीचे की ओपनिंग होती है तो बिल्कुल ये ट्रेड अवॉइड करना होगा। एंड ऑन द हाई साइड 14,950 15,000 तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिकवरी के मोड में दिख रहा है, तो वहां पे फोकस किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक बिल्कुल एट करंट लेवल अवॉइड करने की सलाह होगी। तो बैंक निफ्टी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ट्रेड को लेके। निफ्टी में एक ट्रेड लिया जा सकता है। बिल्कुल नीलेश जी, आप फिर आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपके क्या होंगे? बिल्कुल मानसी की स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमको देखने को मिल सकता है इस सप्ताह। मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट इनफैक्ट ओवरऑल काफी पॉजिटिव लग रहा है। और उसके साथ साथ फार्मा सेक्टर हमको काफी अच्छा लग रहा है करंट लेवल पे। बायोकॉन में खरीदारी करने की सलाह होगी 409 के स्टॉप लॉस से 440 के टारगेट्स के लिए। वहीं दूसरा काउंटर है गुजरात गैस लिमिटेड। यहाँ पे हमने पिछले सप्ताह एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था। 559 के स्टॉप लॉस से खरीद के चलना होगा गुजरात गैस 585 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल नीलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी है गुजरात गैस और बाइकॉन पर। निफ्टी पर खरीदारी की राय यहाँ पर फिलहाल आती हुई, गिरावट में खरीदारी के मौके बाजार में ढूंढने की यहाँ पर राय नीलेश जी की तरफ से आती हुई। कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट जानते हैं। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एनालिस्ट अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल, क्या लगता है अब त्योहार का सीजन आने से पहले किस लेवल पर ट्रेड देखने को मिल रहा है और आगे किस सिचुएशन क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर ने तेजी के साथ कारोबार किया है और ऑलमोस्ट लगभग 1 से 1.5 महीने की ऊंचाइयों पे क्लोज दिया है, खासकर के गोल्ड ने। तो वो जो तेजी है वो जारी रहने की उम्मीद दिख रही है, खासकर क्योंकि डॉलर इंडेक्स में नरमी दिख रही है फिलहाल। और मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म की बात करें तो 46,400 पे गोल्ड में बाई किया जा सकता है 46,100 के स्टॉप के साथ ही, और 46,900 तक के लक्ष्य लेके जा सकते हैं। वहीं चांदी में अगर देखें तो 66,700 पे बाय करके 67,800 का लक्ष्य लिया जा सकता है। इस ट्रेड के लिए 66,000 का स्टॉप लेके चला जा सकता है। बिल्कुल अमित जी, कच्चे तेल के जाल को देखते हुए करंट लेवल्स पर क्या खरीदारी यहाँ पर करने के बारे में सोचा जा सकता है? जी देखिए, मिक्स फंडामेंटल्स है। ओपेक की बैठक के बाद हमने कारोबार देखा है, लेकिन क्योंकि पिछले हफ्ते रिकवरी के साथ क्लोज दिया है तो मुझे लगता है कि रिकवरी जारी रहेगी और 4,420 के आसपास अगर मिले तो बाइंग करके चला जा सकता है। 4,520 के लक्ष्य के लिए इस ट्रेड के लिए 4350 के आसपास स्टॉप लगाना जरूरी है। बिल्कुल अमित जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट भी आपने जाना, लेकिन अब वक्त है FIR के यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको बताने का।
सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन बताएंगी। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहली रिपोर्ट है ऐसे शेयर पे जिस पे आज सबकी नजर रहेंगी, वो है इन्फोसिस। बायबैक के बाद सीएलएसए की इस पे रिपोर्ट आई है। बायबैक घोषणा पर सीएलएसए का कहना है कि इन्फोसिस जो बायबैक का साइज है उसका 1.1 से लेके 1.1 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान बता रहे हैं। और साथ ही ये जो बायबैक का साइज का अनुमान है पिछले 2 बायबैक्स पे आधारित है। पहले के 2 बायबैक्स की जो बोर्ड की घोषणा की गई थी उस पे जो बायबैक किया गया था वो 25 से 20% के प्रीमियम पर हुआ था। और इस बायबैक पे जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो 1 से 2 शेयर प्रति 100 शेयर रहने का अनुमान है। और जो फाइनल डिविडेंड होगा इस साल का वो प्रति 10 रुपए प्रति शेयर रहने का अनुमान बता रहे हैं। इसमें सीएलएसए ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1660 के टारगेट्स दिए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट है अंबुजा सीमेंट्स पे, जिसपे आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। एजीएम पे काफी पॉजिटिव कमेंट्स के बाद अंबुजा सीमेंट पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 360 के टारगेट्स दिए हैं। और आखिरी में रिपोर्ट्स है स्टील स्टॉक्स पे, जिसपे सिटी की रिपोर्ट है। टाटा स्टील पे खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1200 के टारगेट्स दिए हैं। जेएसपीएल पे बाई की रेटिंग बरकरार रखते हुए 485 के टारगेट्स हैं। और हिंडाल्को पे बाई की रेटिंग के साथ 385 के लक्ष्य हैं। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए।